नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि समाचार में आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर। उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। केदारनाथ उपचुनाव की तैयारियां तेज। प्रवासियों के बाद अब दलित वोटर्स पर भी बीजेपी का फोकस। एससी वर्ग को साधने के लिए भाजपा का खास प्लान। उत्तराखंड में जल्द लागू होगा भू कानून। गैरसैंण में सीएम धामी ने किया ऐलान। मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति ने भूख हड़ताल पर जाने की दी चेतावनी। चारधाम के नाम पर फिर गरमाए सियासत। मुंबई में बद्रीनाथ मंदिर निर्माण को लेकर सीएम धामी ने गणेश गोदियाल पर साधा निशाना। गोदियाल ने गंगा मां की कसम खाकर दी चुनौती। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने मुख्य सचिव को लिखा पत्र। सरकारी कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों का होता है अपमान। विधायकों के प्रोटोकॉल को लेकर बनाई जाए नियमावली। और राजधानी देहरादून में ओवर स्पीड को लेकर सख्त हुआ अभियान। दुर्घटना संभावित मार्गों पर 8 टीमें तैनात। तेज रफ्तार करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर जहां राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में लगे हैं, तो वहीं बीजेपी दलित वोट बैंक को साधने के लिए खास प्लान तैयार कर रही है, क्योंकि इस सीट पर दलित वोटर्स निर्णायक भूमिका में हैं। आखिर क्या है बीजेपी का ये खास प्लान, इस रिपोर्ट में देखिए। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला देखने को मिल रहा है, तो वहीं बीजेपी सभी वर्गों को साधते हुए चुनाव में खास रणनीति तैयार कर रही है। बात यदि दलित वोट बैंक की करें, तो केदारनाथ विधानसभा सीट पर करीब 14,000 दलित वोट बैंक है, और जो किसी भी उम्मीदवार के लिए जीत हार में निर्णायक वोट साबित हो सकता है। इसी को देखते हुए बीजेपी ने केदारनाथ विधानसभा सीट पर अनुसूचित जाति का सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें पार्टी के सभी बड़े दलित चेहरे मंच पर नजर आए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा, धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य मंच पर नजर आई। साथ ही बीजेपी के दलित विधायक भी मंच पर नजर आए, चाहे फिर विधायक खजान दास हो, शक्तिलाल शाह हो या दुर्गेश्वर लाल हो, या फिर भोपाल राम टम्टा हो। गढ़वाल मंडल के सभी विधायकों को बीजेपी ने अनुसूचित जाति के वोट बैंक हासिल करने के लिए चुनावी मैदान में उतार दिया है। पार्टी के गढ़वाल मंडल के सभी अनुसूचित जाति के विधायक केदारनाथ में ही डेरा डाले हुए हैं और अनुसूचित जाति के वोटरों से मिलकर गांव-गांव जाकर वोट भी मांगने का काम कर रहे हैं। विकास की नीतियों को देख करके, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की विकास की नीतियों को देख करके, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी द्वारा जो अनुसूचित जाति वर्ग के लिए जो अवस्थापनाएं की जो योजनाएं थी, उनका जो यहाँ पे कुछ दिन पहले जो है यहाँ अनुसूचित जाति वर्ग की जितनी भी बस्तियां हैं उनके लिए जो उसकी घोषणाएं की गई, और कई कार्य जो धरातल पे काम हुए हैं, पहले भी हुए, और इन तमाम चीजों को देख करके लोगों में एक उत्साह है और भारतीय जनता पार्टी को भारी से भारी संख्या में जन समर्थन मिल रहा है। बीजेपी जहां सभी वर्गों को साधने का काम कर रही है, तो वहीं अनुसूचित जाति के वोट बैंक पार्टी के जीत में निर्णायक साबित हो सकते हैं। इसीलिए पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। हालांकि कांग्रेस बीजेपी पर चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंड भेद अपनाने का आरोप लगाते हुए वोटरों को पैसे के दम पर प्रलोभन देने का आरोप लगा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी केदारनाथ में साम दाम दंड भेद हर तरह से चुनाव जीतने के लिए सारे हथकंडे अपना रहे हैं। वहाँ पर जिस प्रकार से शराब पहुँच रही है, वहाँ पर जिस प्रकार से गरीब मतदाताओं को और विशेष तौर पे जो अनुसूचित जाति के मतदाता हैं, पिछड़े वर्ग के मतदाता हैं, उनके पास हर तरह का प्रलोभन लेकर के भारतीय जनता पार्टी के लोग जा रहे हैं। पैसा वहाँ पानी की तरह बहा जा रहा है। केदारनाथ विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को मतदान होना है और 23 नवंबर को चुनावी नतीजे सामने आ जाएंगे। ऐसे में देखना होगा कि दलित वोटर्स को लुभाने के लिए बीजेपी ने जो प्लान तैयार किया है, क्या बीजेपी अपने मंसूबों में कामयाब हो पाती है, और आखिर दलित वोट बैंक किसके साथ जाता है।
गुरुवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पौड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने बैकुंठ चतुर्दशी पर्व पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर सीएम धामी ने कमलेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन किए और भगवान शिव का आशीर्वाद लिया। उधर कार्यक्रम में जयदयाल संस्कृत महाविद्यालय के छात्रों द्वारा प्रस्तुत किए गए स्वास्थ्य वाचन को भी सीएम धामी ने खूब सराहा। उत्तराखंड के गैरसैंण में भू कानून को लेकर हुई महत्वपूर्ण बैठक के जरिए जहां एक तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा संदेश देने की कोशिश की है, तो वहीं दूसरी तरफ मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति ने सरकार को चेतावनी देते हुए भूख हड़ताल की बात कही है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में सशक्त भू कानून एक जन आंदोलन का रूप ले रहा है, तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान कर दिया है कि उत्तराखंड में आगामी बजट सत्र में सशक्त भू कानून सरकार लेकर आएगी। बुधवार को गैरसैंण में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भू कानून को लेकर महत्वपूर्ण बैठक ली, जिसमें भू कानून में होने वाले बदलाव को लेकर चर्चा की गई। गैरसैंण में भू कानून को लेकर बैठक कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा संदेश ग्रीष्मकालीन राजधानी से देने की कोशिश की है कि सरकार भू कानून को लेकर गंभीर है और राज्यवासियों की भावनाओं के अनुरूप भू कानून सरकार लेकर आएगी। भू कानून पर काफी सारा काम पहले ही जो है श्री सुभाष कुमार जी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी उसने काम किया है और उसका हम लोगों ने क्रमवार रूप से आज जिस पर चर्चा हुई है और प्रारूप बनाने वाली समिति ने बहुत सारा काम किया है। पहले भी काफ़ी सारे सुझाव लिए हैं और किस प्रकार से हम उसको सही दिशा में लागू करें और सबके सुझाव लेकर जो चीज़ें आएंगी उसके अनुरूप हम एक सशक्त भू कानून राज्य के अंदर लागू करें। गैरसैंण में भू कानून को लेकर सीएम धामी के द्वारा ली गई बैठक में जहां बड़ा मैसेज दिया गया, तो वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस का कहना है कि भू कानून को लेकर सरकार सिर्फ ढकोसला कर रही है। सरकार सशक्त भू कानून को लेकर गंभीर नहीं है। लगे हुए क्षेत्र में मीटिंग करना इस बात को का द्योतक है, इस बात को चिन्हित करता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। वहाँ जिस तरीके से बाहर स्टॉल्स लगाए गए, अंदर बैठक में किसी को आने की अनुमति नहीं थी, खास कुछ अधिकारियों को वहाँ बुलाया गया था, निश्चित ही केदारनाथ के चुनाव को प्रभावित करने के एक कुत्सित प्रयास के रूप में है। भू कानून के लिए बैठक देहरादून भी हो सकती थी, भू कानून के लिए अन्य चीज़ें भी की जा सकती थी, लेकिन वो नहीं हुआ और भरारी सेन को चुनना निश्चित ही इस ओर को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं सरकार की मंशा ठीक नहीं है, वो दोबारा से मंगलौर को रिपीट करना चाहते हैं। वहीं भू कानून की मांग को लेकर लड़ाई लड़ रहे मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी का कहना है कि सरकार अगर 26 नवंबर तक संविधान दिवस के दिन से पहले 2018 के बाद जितने भी बदलाव भू कानून में हुए हैं उनको यदि रद्द नहीं करती तो 26 नवंबर से मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति के बैनर तले भूख हड़ताल पर बैठेंगे। सरकार पिछले 2-3 वर्षों से यही बात कह रही है। अब सरकार कह रही बजट सत्र में हम मजबूत भू कानून लाएंगे, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार बजट सत्र से पूर्व कैबिनेट बैठक बुलाकर 2018 से लेकर अभी तक भूमि कानूनों में जितने भी संशोधन हुए हैं उनको सबसे पहले रद्द करें। ये हमारी सबसे पहले मांग सरकार से है। उसके बाद जो भी आप कानून लाना चाहते हैं भूमि कानून इस राज्य में, आप उसका ड्राफ्ट जनता के बीच सार्वजनिक कीजिए। हम सरकार से मांग कर रहे हैं। उत्तराखंड में सशक्त भू कानून की मांग को लेकर जहां एक तरफ जन आंदोलन के रूप में लड़ाई लड़ी जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आश्वासन प्रदेश की जनता को दे दिया है। देखना होगा कि सरकार वाकई में मामले की गंभीरता को देखते हुए कदम बढ़ाती है या फिर सिर्फ आश्वासन तक ही ये मामला सिमट कर रह जाता है। केदारनाथ उपचुनाव से पहले एक बार फिर चारधाम के नाम पर सियासत गरमाती दिखाई दे रही है। एक तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल पर मुंबई के बद्रीनाथ मंदिर को लेकर निशाना साधा, तो वहीं गणेश गोदियाल ने अनोखे अंदाज में मुख्यमंत्री धामी को चुनौती दे डाली है। ये रिपोर्ट देखिए। चारधाम के नाम पर फिर गरमाई सियासत। सीएम धामी ने गणेश गोदियाल पर साधा निशाना। अनोखे अंदाज में गोदियाल ने सीएम को दी चुनौती। गणेश गोदियाल ने खाई गंगा मां की कसम। केदारनाथ उपचुनाव में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। जीत हासिल करने के लिए सियासी दलों की कसरत भी जारी है।
पिछले उपचुनाव में जीत का स्वाद चख चुकी कांग्रेस केदारनाथ उपचुनाव में भी जीतने की कोशिश में जुटी है। यही कारण है कि केदारनाथ धाम से जुड़े मुद्दे को पार्टी हाथ से जाने नहीं देना चाहती। हाल ही में जब सीएम धामी ने एक जनसभा के दौरान मुंबई में बने बद्रीनाथ मंदिर को लेकर गणेश गोदियाल और कांग्रेस पर निशाना साधा, तो कांग्रेस को भी सरकार को घेरने का मौका मिल गया। पहले आप सीएम धामी का बयान सुनिए। जो लोग कहते थे उत्तराखंड में हम मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, वो लोग आज कह रहे हैं कि हम शंकराचार्य बन गए, हम शिला ले गए। अरे भाई, आपने भी जो है बद्रीनाथ में बद्रीनाथ जी का मंदिर बंबई में जाकर स्थापित करवा दिया। उस समय में आप मुख्यमंत्री थे, हैं हमारे श्री गणेश गोदियाल जी बीकेटीसी के चेयरमैन थे, तो उस समय में जो है कहाँ चले गए थे भाई? आपने क्यों ऐसा काम किया? सीएम धामी ने जैसे ही कांग्रेस और गणेश गोदियाल पर निशाना साधा, इस पर पलटवार करते हुए गणेश गोदियाल ने अनोखे अंदाज में सीएम धामी को चुनौती दे डाली। हाथ में गंगा जल लेकर उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बताया। तो वहीं दिल्ली केदारनाथ मंदिर को लेकर सीएम धामी पर पलटवार किया और गंगा मां की कसम खाने की उन्हें भी चुनौती दे डाली। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने केदारनाथ की इस पवित्र धरती में आकर जनता को झूठ बोलकर गुमराह करने का भी अपराध साथ साथ में किया। साथ में कहना चाहता हूं, आपकी आत्मा में एक उत्तराखंडियत का वास है। तो जिस प्रकार से मैं आज यहाँ पर ये गंगा जल, ये संगम पर ये गंगा जल लेकर इस गंगा जल की सौगंध खाकर ये कह सकता हूं कि आपके तमाम आरोप झूठे हैं, उसी तरह आप भी यहाँ पर आकर कहिए कि गणेश गोदियाल के आरोप झूठे हैं। देखिए, इसमें मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री को थोड़ी शर्म आनी चाहिए। ना तो हमारे मुख्यमंत्री ने ये कहा कि इस मंदिर में आने से आप उत्तराखंड नहीं भी जाएंगे तो वही पुण्य मिल जाएगा, ना हमारे मुख्यमंत्री ने उसका महिमा मंडन किया। हनुमान जी के सैकड़ों मंदिर हैं, देवी के सैकड़ों मंदिर हैं, मंदिर बनाने में किसने मना किया? लेकिन जो बुराड़ी में हो रहा था उसको धाम का नाम दिया गया था, उसका विरोध था। वहीं गणेश गोदियाल पर निशाना साधते हुए बीजेपी विधायक विनोद चमोली का कहना है कि जिस मंदिर की बात गणेश गोदियाल कर रहे हैं, उस मंदिर के नाम के खिलाफ धामी सरकार कदम उठा चुकी है। हमने एक तथ्य सामने रखा कि भाई आपने भी तो बद्रीनाथ का जो मंदिर बॉम्बे में बना, उस कार्यक्रम में शिरकत की थी। तो अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली में उसमें शिरकत कर दी तो मुख्यमंत्री जी कहाँ दोषी हो गए? ये तो आपको उस समय देखना चाहिए था। निर्माण कराया ऐसा तो किसी ने नहीं कहा, कार्यक्रम में शिरकत तो उन्होंने भी की थी। और इसी प्रकार से जो केदारनाथ धाम का मंदिर बनाने की बात आई थी दिल्ली के अंदर, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस कार्यक्रम में शिरकत की थी उन लोगों का आग्रह पर। निर्माण तो उन्होंने भी नहीं कराया, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने उनसे 2 कदम बढ़कर जो काम किया वो तो ना भविष्य थी। उन्होंने बाकायदा एक कानून लिया है। उन्होंने कहा भविष्य में इस तरह से धामों का निर्माण कहीं भी नहीं हो पाएगा। बता दें कि दिल्ली केदारनाथ मंदिर का मुद्दा कांग्रेस हाथ से जाने नहीं देना चाहती। पहले से ही कांग्रेस इस मुद्दे के सहारे सरकार को घेरती दिख रही है। अब ये जुबानी जंग और भी तेज हो चली है। देखना होगा कि इस मुद्दे का कितना असर केदारनाथ चुनाव पर पड़ता है। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विधानसभा अध्यक्ष को प्रतिनिधियों के प्रोटोकॉल को लेकर एक पत्र लिखा। विधायक विनोद चमोली ने कहा कि सरकारी कार्यक्रमों में कई बार जनप्रतिनिधियों का अपमान होता है। ऐसे में प्रोटोकॉल को लेकर अगर एक नियमावली बनाई जाएगी तो शासन और जनप्रतिनिधियों के बीच टकराव की स्थिति नहीं होगी। दरअसल राज्य स्थापना दिवस के मौके पर देहरादून पुलिस लाइन में हुए कार्यक्रम में आंदोलनकारी और विधायक विनोद चमोली को बैठने का उचित स्थान न मिलने पर वो नाराज हो गए थे और कार्यक्रम छोड़कर चले गए थे। देखिए, मैं बहुत लंबे समय से राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूं और देखने में आता है कि समय समय पर जनप्रतिनिधि, चाहे वो सरकार की बैठकें हों, चाहे सरकार के कार्यक्रम हों, चाहे विभागीय बैठकें हों, इनमें जनप्रतिनिधियों को लेकर, उनके प्रोटोकॉल्स को लेकर तमाम दिक्कतें रहती हैं और अक्सर इसमें जनप्रतिनिधियों को अपमानित भी होना पड़ता है और इसके कारण शासन प्रशासन को भी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। तो मैंने ये मांग की कि इसकी एक नियमावली बन जाए, जो शिष्टाचार आदर्श आचार संहिता है उसकी एक नियमावली बन जाए, ताकि सभी विभागों को सभी स्तर पर, चाहे वो निचले स्तर पर प्रधान लेवल पे हो चाहे ऊपर स्तर पर हो, एक बाकायदा एक प्रोटोकॉल का एक सिस्टम बन जाए और वो फॉलो किया जाए। ताकि
नई दिल्ली में विधायक किशोर उपाध्याय ने पुनर्वास निदेशालय में जनता दरबार लगाया, जिसमें 82 मामले टिहरी बांध विस्थापन से जुड़े हुए आए। इस दौरान विधायक ने सभी फरियादियों को समस्या के समाधान का आश्वासन दिया कि जब तक टिहरी बांध प्रभावित को पुनर्वास और दुकानें नहीं मिल जाती तब तक पुनर्वास विभाग को बंद नहीं किया जाएगा। हमने ये तय किया था कि 8 तारीख तक जो लोग अपनी एप्लीकेशंस दे देंगे देन एंड देयर उस पर हम लोग निर्णय लेंगे, लेकिन बहुत से लोगों ने 8 तारीख को नहीं दी, बहुत अभी भी दे रहे हैं। हमने फिर भी उसको कंसीडर किया है। अभी सब लोग बातचीत कर रहे हैं, उसके बाद देखेंगे कि कितने केसों का निस्तारण हुआ है, कितने जो हैं अगली बार जब हम बैठेंगे तो उसके लिए कितने पेंडिंग हैं। तो ये कंटिन्यू है अभी प्रोसेस, और पुनर्वास निदेशालय कोई बंद नहीं हो रहा है। जो अफवाहें फैलाई जा रहे हैं, हमारा टिहरी में अफवाह फैलाने का बड़ा अच्छा वो है, स्कोप है, और रहता भी और फैलाते भी हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, इसलिए वो निश्चिंत रहे जब तक सबकी समस्या का समाधान नहीं होगा पुनर्वास निदेशालय बंद नहीं होगा। जी के साथ चर्चा हुई थी कि कई सारे ऐसे पुनर्वास के मैटर हैं जो कि समय अंतर्गत हम निस्तारित कर सकते हैं, परंतु लोगों को काफ़ी उसमें इधर उधर जाना पड़ रहा है। तो एक जन सुनवाई हमने आज आयोजित करी है यहाँ पर पुनर्वास निदेशालय में, और इसमें अभी तक करीबन 80 to 85 शिकायतें रजिस्टर हो चुकी हैं, जिसकी अभी सुनवाई गतिमान है। और कोशिश ये कर रहे हैं कि हम जो भी एप्लीकेंट हो उसको क्लियर आंसर करें कि उनकी क्या आगे नेक्स्ट स्टेप्स होंगी, उनकी जो प्रस्ताव, उनका जो एप्लीकेशन है वो कब तक हम निस्तारित कर सकते हैं। वहीं प्रदेश भर के साथ ही रुड़की में भी पहले प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेसियों ने अपने नेताओं के आदर्शों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर कांग्रेस नेताओं ने देश हित में किए गए पंडित जवाहरलाल नेहरू के सभी कार्यों को याद भी किया। उनके कृत्यों से, उनकी सोच से, उनके जुनून और हिम्मत से हमारे आने वाली पीढ़ियां प्रेरणा लें, हम लोग सब प्रेरणा लें और उनके विचारों का प्रचार प्रसार कर देश के प्रति समर्पित होने का व्रत आज हम लें। इसलिए आज चाचा नेहरू का जन्मदिन मनाया गया है। वहीं अल्मोड़ा में जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडे ने जल जीवन मिशन के कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान डीएम ने अधूरी पड़ी योजनाओं को लेकर नाराजगी जताते हुए उन्हें जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। इसके अलावा जिलाधिकारी ने अधिकारियों को वन भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया को पोर्टल के जरिए जल्द पूरा करने के लिए कहा। जल जीवन मिशन में जनपद में काम हो रहा है, और कुछ जगह तो ठीक काम हुआ है, कई जगह काफ़ी समस्या है, कई जगह फॉरेस्ट की समस्या है, कुछ सोर्स की समस्या है, ग्राम पंचायतों की समस्या है। और जो हम लोग के परीक्षण में आया, अधिशासी अभियंता चूँकि जनपद के काफ़ी नए हैं, उनको भी जानकारी नहीं थी। आज समस्त एई और जेई को भी बुलाया गया है, और इनकी क्या समस्याएं हैं उसके समाधान के लिए प्रशासन क्या कर सकता है, और फॉरेस्ट और विद्युत विभाग को भी बुलाया गया है। हम लोग कोशिश करेंगे कि समय से इस योजना को जल्दी से पूरा कर सकें। वहीं उत्तराखंड परिवहन विभाग द्वारा अब ओवर स्पीड को लेकर अभियान को और भी सख्त किया जा रहा है। देहरादून शहर में रात को 8 टीमें अब चेकिंग के लिए धरातल पर उतर चुकी है, जिसमें 6 टीमें बाहर से बुलाई गई हैं और ये टीमें सुबह 4 बजे तक चेकिंग करेंगी। 4 दल सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक चेकिंग करेंगे, जबकि जो दूसरा 4 टीमों का दल होगा वो रात को 8 बजे से सुबह 4 बजे तक अलग अलग दुर्घटना संभावित मार्गों पर तैनात किया जाएगा। साथ ही ओवर स्पीड के अलावा परिवहन निगम और जो परिवहन के साथ ही यातायात नियम तोड़ने वाले होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आरटीओ ने शहर में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तय की है। परिवहन विभाग ओवर स्पीडिंग के नियंत्रण के लिए लगातार कार्रवाई कर रहा है, लेकिन अभी बीच में आपने देखा होगा दुर्घटना हुई है एक, जिसमें काफ़ी 6 लोगों की मृत्यु हुई है। उसके बाद परिवहन विभाग ने और भी ओवर स्पीडिंग पे कार्रवाई बढ़ा दिया है। कल गुजर गया उसमें हम लोगों ने 2 टीमें लगाई थी जो सिर्फ ओवर स्पीडिंग पे कार्रवाई कर रहे थे, और 71 गाड़ियों के चालान किए गए। उसमें एक गाड़ी ऐसी भी मिली हमें जिसकी स्पीड 120 किलोमीटर प्रति आवर की थी, तो उसका भी चालान हमने किया है। और हमारे कैमरे अब हर जगह लगेंगे और लग रहे हैं, हमारी गाड़ियों में भी कैमरे हैं, और स्पीड राडार गन भी हमारे पास है। तो अभी देहरादून शहर की बात मैं कर रहा हूँ, जनवरी से अभी तक लगभग 3000 गाड़ियों के चालान हम लोगों ने ओवर स्पीडिंग पे किया है। वहीं राजधानी देहरादून में इन दिनों जिलाधिकारी सविन बंसल ने देर रात तक चलने वाले बार और पब के खिलाफ छापेमार अभियान चलाया हुआ है, और इसी कड़ी में
चौधरी प्लाजा में चल रहे बार के मैनेजर के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया। इसके अलावा बार का लाइसेंस भी 15 दिनों के लिए निलंबित कर दिया है। आपको बता दें कि देहरादून में रात 11 बजे के बाद बार और पब को बंद करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। देखिए, रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करना तो सभी स्टेक होल्डर्स का मैंडेट है, और यदि इसमें कंप्लेंट्स वायलेशंस, ग्रॉस वायलेशंस प्रकाश में आती हैं तो निश्चित रूप से इसमें कार्रवाई की जाती है और आगे भी ये जारी रहेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर यदि अनियमितताएं बरती जा रही हैं और रूल्स को कंप्लाई नहीं किया जा रहा है, जिससे हमारे यूथ पर भी और उसके इफ़ेक्ट्स देखने में मिल रहे हैं, सो इसको और इंटेंसिफाई किया जाएगा। उधर एसटीएफ ने राजधानी देहरादून से नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। मामले का खुलासा करते हुए एसटीएफ एसएसपी नवनीत सिंह ने आरोपी को उत्तर प्रदेश के बरेली से गिरफ्तार करने के मामले में अब मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिसके पास से पुलिस ने 261 ग्राम स्मैक बरामद की, जिसकी कीमत करीब 80 लाख रुपए बताई गई है। ये तालिब खान है अभियुक्त और मूलतः मजनूपुर बरेली का रहने वाला है और इसकी कस्टडी से 261 ग्राम स्मैक बरामद हुई है और कारगी ग्रांट थाना पटेलनगर क्षेत्र देहरादून में ये अरेस्ट हुआ है। और ये जो स्मैक रिकवर हुई है इसकी मार्केट वैल्यू लगभग 80 लाख रुपए है और ये यहाँ पे सप्लाई करने आया था। जिनको ये सप्लाई करने आया था उनके नाम भी कुछ प्रकाश में आए हैं, उस पर फर्दर हम लोग काम कर रहे हैं और एनडीपीएस एक्ट के तहत इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जुडिशियल कस्टडी के लिए इस बार भेजा जा रहा है। उधर यमकेश्वर का आमसोड़ गांव आपदा से प्रभावित है। गांव के ऊपरी हिस्से में भारी भू कटाव के चलते ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है। आलम यह है कि सड़क पर आए मलबे को हटाने के लिए ग्रामीण पिछले 14 दिन से धरने पर बैठे हैं। बावजूद इसके अधिकारी उनकी सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। ग्रामीणों का आरोप है कि क्षेत्र की बीजेपी विधायक रेणु बिष्ट और सांसद अनिल बलूनी को भी जनता से कोई सरोकार नहीं है। वहीं पटवारी ने बताया कि जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। समस्याची हायड्रम योजना ठप्पोडीचे 2 साल होगी ना, अभी तक हायड्रम निवर्ण और सारा हमारे सिंचाई हरियाली रहने हमारे सिंचाई ठप हुई है, जो कि जबकि न जेई न प्रशासन न यकम सांसद ची न हमारे बलून जी कोटद्वार में बैठे हैं ची गाछ बगाव मंगाना ची न हमारे ये थोड़ा देरी हम आ जान हमारी समस्या सुन लें और हमारी समस्या तब पूरी हो जाए। इनकी मेन मांग है कि जो पहाड़ी है इनके ग्राम के पीछे, वहां से भारी मात्रा में मलबा आया था इस वर्षा काल में, तो इनका यही है कि हमें आगे हमारी फैमिली को कोई भी नुकसान ना हो, जिस कारण पहाड़ी का ट्रीटमेंट किया जाए किसी भी तरह, है ना। तो इसके चक्कर में ही पहले कई बार जो है अधिकारी लोग आए हैं, सर्वे टीम आई है, भूगर्भीय सर्वेक्षण टीम। और दूसरी मांग इनकी ये है कि इनका एक हाइड्रम योजना है, इनकी चलती है हाइड्रम, तो वो इस वर्षा काल में क्षतिग्रस्त हो गई है जो 2024 में, तो ये चाह रहे हैं कि उसकी भी मरम्मत की जाए सिंचाई, ताकि सुचारू रूप से चल सके। उधर रुद्रपुर में एक महिला को लाइसेंसी पिस्टल से हॉर्स फायरिंग करना भारी पड़ गया। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद इस वीडियो का संज्ञान पुलिस ने लिया और मामले की जांच शुरू की। बताया जा रहा है कि महिला पेशे से डॉक्टर है। देखिए, संज्ञान में आया कि एक वीडियो है जिसमें एक महिला के द्वारा फायरिंग की जा रही है। इस वीडियो का संज्ञान लेकर इस पे जांच की जाएगी और जो भी इसमें उचित कार्रवाई, विधिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। दिनेशपुर में इन दिनों खुदीराम बोस स्टेडियम में खेल प्रतियोगिता का आयोजन होने वाला है। आपको बता दें कि गुरुवार को राज्य महिला फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ, जिसमें कोलकाता की महिला टीम ने उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद टीम को करारी शिकस्त दी। उधर मैच को देखने के लिए दर्शकों की भारी भीड़ देखने को मिली। कोलकाता, राजस्थान, दिल्ली, गुड़गांव, हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की टीमें 8 टीमें भाग लिया है। बहुत सुंदर आयोजन है और ये खेल में अभी कोलकाता की टीम बहुत गजब खेल का प्रदर्शन कर रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो मोदी जी का विजन है, उसके तहत सीमा सरकार ने, जो निवर्तमान चेयरमैन है, उनका ये प्रयास है कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए ये महिला फुटबॉल का आयोजन किया गया है। मैं क्षेत्र की जनता से अनुरोध करूंगा कि आए और अपने घर से बच्चों को लाए, जो खेल के प्रति अच्छा भावना रखते हैं, अपने बच्चों को लाए और सिखाए।
और प्रदेश की खबरों में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। केदारनाथ उपचुनाव की तैयारियां तेज। प्रवासियों के बाद अब दलित वोटर्स पर भी बीजेपी का फोकस। एससी वर्ग को साधने के लिए भाजपा का खास प्लान। उत्तराखंड में जल्द लागू होगा भू कानून। गैरसैंण में सीएम धामी ने किया ऐलान। मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति ने भूख हड़ताल पर जाने की दी चेतावनी। चारधाम के नाम पर फिर गरमाए सियासत। मुंबई में बद्रीनाथ मंदिर निर्माण को लेकर सीएम धामी ने गणेश गोदियाल पर साधा निशाना। गोदियाल ने गंगा मां की कसम खाकर दी चुनौती। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने मुख्य सचिव को लिखा पत्र। सरकारी कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों का होता है अपमान। विधायकों के प्रोटोकॉल को लेकर बनाई जाए नियमावली। और राजधानी देहरादून में ओवर स्पीड को लेकर सख्त हुआ अभियान। दुर्घटना संभावित मार्गों पर 8 टीमें तैनात। तेज रफ्तार करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई।